नमस्कार दोस्तों, यहाँ आपका प्रश्न है, आप वास्तव में किस गुप्त षड्यंत्र के बारे में अन्य लोगों को बताना चाहेंगे? आज का विषय है अंधेरे अध्यायों का अनावरण, सलेम विच ट्रायल्स। परिचय। सलेम विच ट्रायल मानवता की उन्माद, पूर्वाग्रह और अन्याय की क्षमता की एक भयावह याद के रूप में खड़ा है। घटनाओं की यह कुख्यात श्रृंखला, जो फरवरी 1692 और मई 1693 के बीच औपनिवेशिक मैसाचुसेट्स में घटी, के परिणामस्वरूप जादू टोने के आरोप में 20 लोगों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, को फांसी दे दी गई। सदियों पुराना होने के बावजूद सलेम विच ट्रायल कल्पना को मोहित करता है और सामूहिक उन्माद और अनियंत्रित अधिकार के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में काम करता है। यह निबंध सलेम विच ट्रायल की पूरी कहानी का पता लगाने का प्रयास करता है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, सामने आने वाली घटनाओं, इसमें शामिल प्रमुख व्यक्तियों और समाज पर इसके स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक संदर्भ। सलेम विच ट्रायल को समझने के लिए सबसे पहले 17वीं सदी के न्यू इंग्लैंड के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य को समझना होगा। शुद्धतावाद, प्रोटेस्टेंटवाद का एक सख्त रूप इस क्षेत्र पर हावी रहा, जिसने इसके कानूनों, रीति-रिवाजों और मूल्यों को आकार दिया। प्यूरिटन लोग बाइबल की शाब्दिक व्याख्या में विश्वास करते थे और बुरी ताकतों, विशेषकर जादू टोने से डरते थे, जिसे वे अपनी धार्मिक और नैतिक व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखते थे। इसके अलावा न्यू इंग्लैंड इस अवधि के दौरान विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था। कॉलोनी को आर्थिक कठिनाइयों, स्वदेशी लोगों के साथ संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। ऐसे माहौल में चिंताएं बढ़ गईं और कथित खतरों के लिए बलि का बकरा बनाना एक आम प्रतिक्रिया बन गई। घटनाएं सामने आईं। सलेम विच ट्रायल फरवरी 1692 में काफी सहजता से शुरू हुआ, जब सलेम गांव के मंत्री सैमुअल पेरिस की 9 वर्षीय बेटी बेटी पेरिस और उसकी चचेरी बहन अबिगैल विलियम्स ने विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। उन्हें दौरे पड़ते थे, विकृतियां आती थीं और वे अजीब सी आवाजें निकालते थे, जिससे उनके समुदाय को संदेह हो गया कि वे जादूटोने के प्रभाव में हैं। आरोप जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गए, क्योंकि गांव की अन्य युवा लड़कियों में भी इसी तरह के लक्षण दिखाई देने लगे। लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता, व्यक्तिगत शिकायतों और धार्मिक उत्साह के कारण भय और व्यामोह जंगल की आग की तरह फैल गया। पीड़ित लड़कियों ने दावा किया कि उन्होंने चुड़ैलों के भूतों को परेशान करते देखा है और उन्होंने समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों पर जादूटोना करने का आरोप लगाया। उन्माद को शांत करने के दबाव में अधिकारियों ने जादू टोना के मामलों को संभालने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की। विलियम स्टॉटन जैसे न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली इस अदालत ने ठोस सबूतों के बजाय वर्णक्रमीय सबूतों के आधार पर सुनवाई की, ऐसी गवाही जिसमें आरोपी की आत्मा को द्वेषपूर्ण कृत्यों में संलग्न होते देखने का दावा किया गया था। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं लेकिन कुछ पुरुष भी थे। जादूटोना के आरोपियों को जेल में कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और अपना अपराध निर्धारित करने के लिए भीषण परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कई लोगों ने खुद को आगे की यातना या फांसी से बचाने की उम्मीद में दबाव में अपराध स्वीकार कर लिया। परीक्षण चरम पर पहुंचे। 1692 की गर्मियों तक सलेम विच ट्रायल अपने चरम पर पहुंच गया था। जेलें मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे आरोपी चुड़ैलों से भरी हुई थीं और अदालतें मामलों से भरी हुई थीं। परीक्षण तमाशा बन गए, सनसनीखेज और न्याय के लिए उत्सुक दर्शकों की भीड़ को आकर्षित किया। कई उल्लेखनीय व्यक्तियों ने खुद को उन्माद में फंसा हुआ पाया, जिनमें समुदाय के एक बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य रेबेका नर्स और एक पूर्व मंत्री जॉर्ज बरोज शामिल थे। अपनी बेगुनाही बरकरार रखने के बावजूद उन्हें दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बदलती ज्वार। हालांकि जनता की राय खराब होने और वर्णक्रमीय साक्ष्य की वैधता के बारे में संदेह उभरने के कारण डायम परीक्षणों के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। प्रमुख प्यूरिटन मंत्री इनक्रीज माथेर और उनके बेटे कॉटन माथेर, एक प्रमुख बुद्धिजीवी, जैसी प्रमुख हस्तियों ने परीक्षणों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और सावधानी बरतने का आह्वान किया। इसके अलावा आरोपों ने अधिक संपन्न और प्रभावशाली परिवारों के व्यक्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे आरोपों के पीछे गुप्त उद्देश्यों का संदेह पैदा हो गया। जैसे जैसे आरोपों की विश्वसनीयता खत्म होती गई और सार्वजनिक आक्रोश बढ़ता गया, अधिकारियों को इस पागलपन को खत्म करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 1692 में गवर्नर विलियम फिप्स ने विशेष अदालत को भंग कर दिया और आगे जादू टोने के परीक्षणों पर रोक लगा दी। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन अभी तक फांसी नहीं दी गई थी, उन्हें माफ कर दिया गया और शेष आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया। विरासत और प्रभाव।
सलेम विच ट्रायल ने अमेरिकी इतिहास और सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। घटनाओं ने सामूहिक उन्माद, धार्मिक उग्रवाद और सत्ता के दुरुपयोग के खतरों को उजागर किया। निर्दोष लोगों की जान चली गई, परिवार टूट गए और न्याय व्यवस्था पर से भरोसा टूट गया। परीक्षणों के बाद कानूनी सुधारों और झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता का धीरे धीरे एहसास हुआ। वर्णक्रमीय साक्ष्य के उपयोग को बदनाम कर दिया गया और कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के मानकों की अधिक बारीकी से जांच की गई। सलेम विच ट्रायल ने असहिष्णुता और बलि का बकरा बनाने के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में भी काम किया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और समाज में अंधविश्वास की भूमिका के मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष: सलेम विच ट्रायल अमेरिकी इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में खड़ा है, जो न्याय की नाजुकता और भय और पूर्वाग्रह के प्रति मानव स्वभाव की संवेदनशीलता की याद दिलाता है। हालांकि 1692 से 1693 की घटनाएं दूर की कौड़ी लग सकती हैं, लेकिन उनके सबक आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें अन्याय के खिलाफ सतर्कता के महत्व, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और सामूहिक उन्माद के शिकार होने के खतरों की याद दिलाते हैं। सलेम विच ट्रायल की पूरी कहानी को समझकर हम उन लोगों की स्मृति का सम्मान करते हैं जो पीड़ित थे और एक अधिक न्यायपूर्ण और सहिष्णु समाज बनाने का प्रयास करते हैं।